नमस्कार दोस्तों। वक्त मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था जो भारत की सरजमी पर हर इंसान की ज़बान पर उस समय दौड़ रहा था। आपको याद होगा जिस समय राजकुमार जी चिनॉय सेठ से कहते हैं, जानी जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, यही कथन, यही सेम डायलॉग आज अप्लाई होता है हमारी केंद्र सरकार के ऊपर, मतलब कि भाजपा के ऊपर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। और आप जानते हैं किस अपील के साथ इन्होंने मुलाकात करी है। इनका एजेंडा क्या था इस मुलाकात का? इनका एजेंडा ये था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल से सरकार चला रहे हैं, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाए। और दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त करप्शन है और जल्दी से जल्द इनको बर्खास्त किया जाए। तो ये थी इनकी अपील। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ सवालों का जवाब दे सकती है? जो सेबी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है हिंडनबर्ग के द्वारा, क्या इसकी जांच वो कर सकते हैं? क्या वो इसकी जांच कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और विपिन सिंह को हल्की सी भी खरोच नहीं आई, क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा फिरोजाबाद के अंदर 2 दलित लड़कियों को जो लाश थी उनकी पेड़ से लटकी हुई मिली, पुलिस वाले ने बोला कि आत्महत्या, पर जो पेरेंट्स है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हत्या है क्योंकि बॉडी पर बहुत ही खरोच के निशान थे। क्या ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या बढ़ती हुई दोस्तों जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, क्या इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी सरकार दे सकती है? दोस्तों, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का केस था धराशायी होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई और वे सीबीआई वाला मामला है जो है अदालत के अंदर, जो केवल तारीख पे तारीख का सामना कर रहा है। ये वाला केस हम कैसे कहना कि हमारी दिल्ली सरकार इस चीज़ को फेस कर रही है। ये एक अलग ही खेला चल रहा है, सब समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल ना होकर के दिल्ली के एलजी हैं, एलजी साहब हैं। यानी कि आज की तारीख में दिल्ली में जो भी हो रहा है वे एलजी साहब की वजह से हो रहा है। वो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता अपने ही एलजी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकती है। क्या बीजेपी इतनी ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है? अभी दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आखिरकार जो सौरभ भारद्वाज जी है वो क्या कह रहे हैं अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कुछ सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपना उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो बेवकूफ किसको बना रहे? तो सब एक ही तो है। तो ये जब फैसला कर लेंगे तभी हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई एलजी साहब बन के बैठा हुआ है, यही तो लोग हैं सारे के सारे। चिट्ठियां दे रहे हैं दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकती है? क्या अब इस समय भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है? क्या बीजेपी इतनी ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है कि सिर्फ सरकारों को बर्खास्त करने में, जो अभी हमने देखा कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के अंदर कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाला गया था। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि किस तरह से कांग्रेस के सभी अकाउंट थे उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे कि वो चुनाव में खर्चा ना कर पाए, चुनाव ना लड़ पाएँ, क्योंकि एक चुनाव को करवाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है। जी हाँ, गर्मी का समय था, जनता आएगी, जनता में बैठने का इंतजाम करना है, उनके पास आसपास पंखा होना चाहिए, उसका खर्चा, पानी का खर्चा और टेंट का खर्चा और कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट जो उनका फ्रीज था, उस फ्रीज अकाउंट के बाद में भी इन्होंने चुनाव प्रचार बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही तरीके से करा। वहीं पर दोस्तों कुछ समय के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, जो काफ़ी पॉजिटिव सिम्टम है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का अगर हम देखें तो 7 में से 7 सीटें दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। यानी कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी में विश्वास जताया है, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पा रहा कि हम आखिरकार आने वाले समय में 6 महीने बाद जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। आखिरकार ये प्रोपेगेंडा है क्या, इसको हमको समझने की आवश्यकता है।
दोस्तों यहाँ पर सेबी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था उसको लेकर के अब तक कोई भी जांच खास नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है में मजबूरी होती है, बट भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अपने रिकॉर्ड दिखाए थे माधुपुरी बुच को लेकर के कि वो एक समय पर आईसीआईसीआई के 3 अलग अलग पोस्ट से सैलरी उठा रही हैं। सैलरी स्लिप तक भी उन्होंने इनकी अकाउंट स्टेटमेंट भी, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट भी शो करी थी, उस पर भी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। सेबी दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अगर सेबी ही फ्रॉड करेगी तो एक आम जनता का जो बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है, हर आम जनता चाहती है कि वहाँ पे अगर हमारा जो पैसा लगा है, अगर हमने 2 रुपये लगाए हैं तो कुछ समय के बाद हमको कम से कम 3 रुपये वापस मिल जाएँ, कम से कम 2.5 रुपये वापस मिल जाएँ। लेकिन जिस संस्था में उन्होंने पैसा लगाया है विश्वास के आधार पर, वही विश्वास कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रेक हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन हम लोग भले ही इस रिपोर्ट को लाइटली लें, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट को कोई भी लाइटली नहीं लेगा, और ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोई भी विदेश की कोई भी कंट्री अब हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेगी। जो हम इन्वेस्ट इस देश के अंदर कर रहे हैं, जो भी अपने इंडस्ट्री इस देश के अंदर लगा रहे हैं, क्या हमारी रिकवरी हो पाएगी? क्या ये देश वास्तविक रूप से हमारा जो पैसा लगेगा उसको कहीं डुबोने में अपने ही संस्था के सहयोगी तो नहीं बन जाएंगे? दोस्तों यहाँ पर ना अब हमारे ऊपर जो अदर देश है उनका विश्वास बहुत बुरी तरीके से हम लोग खो चुके हैं। जितना हम लोग इस चीज़ को डिले करेंगे उतना क्या होगा, हम लोग विश्वास खोते रहेंगे। हाँ, भले ही हम लोग रिकॉर्ड में, आंकड़ों में वैश्विक गुरु बन चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमारी धरती से बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस समय हम लोग अमृतकाल के दौर को जी रहे हैं, ये कहा जा रहा है रिकॉर्ड में। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। आप देखिएगा कि हरियाणा में सफाई कर्मचारी की 5,000 वैकेंसी निकली थी, 4.5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था, कैसा हल्ला काटा गया था। सोचिए, उसमें आपके ग्रेजुएट, पीएचडी धारक, बहुत मतलब ओवर क्वालिफाइड लोग भी इस पोस्ट को फिल कर रहे थे। आप देखिए ना, 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी जिसमें 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। बेरोजगारी का स्तर तब था, और बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के स्तर को और बढ़ाएगी। लेकिन रिकॉर्ड में ये कहा जा रहा है कि हमने इतने रोजगार दिए हैं जनता को, भारत में इतने रोजगार का हमने सर्जन किया है। अब रोजगार दिए किसको हैं, किसको मिले हैं, वो तो जाने भगवान या फिर ये सरकार, और कभी कभी जानते हैं हम आम इंसान भी। लेकिन बशर्त ये है कि उसके लिए हमारे आंखों के ऊपर जो काली पट्टी बंधी है सरकार के विश्वास की, उसको थोड़ा सा हमको हटा के देखना होगा। दोस्तों, भारत की सरजमी के ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। कहते हैं कि इतने तो बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने हमारे भारत के अंदर अब पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी पीएससी का एग्ज़ाम लीक हुआ, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लीक हुआ, यूपी जो कांस्टेबल था, सिपाही भर्ती परीक्षा, वो आपका लीक हो गया, पेपर लीक हुआ। उसके बाद आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम लीक हुआ। कौन सा पेपर बचा है? और रही सही कसर जो यूपीएससी में विश्वास था, यूपीएससी में आपने देखा किस तरह से लोग, ठीक है, क्रीमी लेयर के अंदर हैं, लेकिन क्रीमी लेयर का वो सर्टिफिकेट ना लगाते हुए वो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके अपने एग्ज़ाम को कई बार दे रहे हैं। ओवर एज होने के बाद भी एज कम करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट अटैच करके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनसे कुछ पूछो तो उन्हें कुछ नहीं आता। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पूजा के बारे में, ये न्यूज़ काफ़ी अधिक वायरल हुई थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तविक रूप से जो आरक्षण की सही परिभाषा थी, आरक्षण को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। और क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति है वो भी क्रीमी लेयर में आना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आज मुझको लाभ मिला है, कल मेरे बच्चों को मिले, उनके बच्चों को मिले। देखिए, अम्बेडकर जी ने कुछ और ही कहा था आरक्षण के बारे में। उन्होंने बस केवल ये कहा था कि आरक्षण दोस्तों केवल एक सहारा है, इसको बैसाखी मत बनने देना अपनी। लेकिन आम जनता ने इसको अपनी बैसाखी बना लिया कि इसके बिना अब हम चल ही नहीं सकते, बिना आरक्षण के बिना हम लोग ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले एक याचिका दायर करी थी, उससे अपना वर्डिक्ट दिया था कि एक समिति बनाई जाएगी और वेरिफिकेशन होगा लोगों का। जिनकी सैलरी 8 लाख रुपए सालाना है वो सभी के सभी लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा कि भारत की सरजमी पर आखिरकार हो कह रहा है। आरक्षण को लेकर के जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो स्पीच दी थी वो इसी बेस पर कहीं ना कहीं आधारित थी। लेकिन उस स्पीच पर इतने कट लगाए गए कि राहुल गांधी का जो अर्थ था, अर्थ को अनर्थ कर दिया गया और आम जनता बोलती रह गई, ओ माय गॉड, राहुल गांधी काफ़ी ख़राब है। थिंक अबाउट इट। तो सबसे बड़ी बात
बीजेपी के लिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच तक नहीं होती है। लगभग रोज कांग्रेस सभी प्रमुख जो है, कांग्रेस के जितने भी प्रमुख हैं वो माधवीपुरी बुश को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उनके हितों के टकराव को लेकर के, उनकी उन जानकारियों को लेकर के उन्होंने सभी प्रूफ दिए हैं कि किस तरह से माधवीपुरी बुश ने आईसीआईसीआई बैंक से 3 अलग अलग क्षेत्रों से अपना एक मोटा अमाउंट उठाया है। इनफैक्ट जो दोस्तों टीडीएस कटता है वो टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक ने खुद पे किया है, जबकि वो एम्प्लॉयज़ करता है पे। अगर माधवीपुरी बुश सेबी की प्रमुख हैं, अगर वो केंद्र सरकार से सैलरी उठा रही हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी उठाने की सबसे बड़ी वजह क्या मजबूरी थी उनकी? उनका कोई लोन चल रहा है, ठीक है, कोई फ़ोन की किस्त जा रही है, किसी बंगले का कोई लोन ले रखा है उनका, या फिर उनके ऊपर कोई एजुकेशन लोन है। हो सकता है क्या पता मजबूरी कुछ रही होगी जो केवल केंद्र सरकार को दिख रही होगी, हम आम जनता को शायद नहीं दिख रही है। हो सकता है कि हम ही गलत हों। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे जो अपील दी गई है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, इन्होंने ये अपील एक्सेप्ट भी कर ली है, स्वीकार भी कर ली है, और ये अपील दोस्तों भेजी गई है अब गृह मंत्रालय के पास। ये अपील आगे पास हो चुकी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हम किसी भी इंसान के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपने पास भी होती है, अपनी तरफ भी होती है। तो इन उंगली पर भी कभी कभी फोकस कर लिया करो। दूसरे के गलेबान में झांकने से पहले अपने गलेबान को भी थोड़ा सा निहार लिया करो, ठीक है। कहते हैं ना कि बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, एक है ना लाइन, वो आप याद कर लीजिएगा एक बार। तो सर यहाँ पे ना राजनीति में एक्चुअली कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो इंसान आटे में नमक चला रहा है, ठीक है, तो चलने दो ना, कभी कभी चलता है, मजबूरी भी कभी कभी इंसान की होती है। आपको पता होगा कि जिस समय ये नीति आई थी, शराब नीति आई थी, बाय वन गेट वन को लेकर के इन्होंने लगातार दोस्तों मैं मानता हूँ कि लाइसेंस दिए हैं कहीं ना कहीं। अभी इसकी जांच चल रही है, ठीक है, जब तक फाइनली सबूत नहीं मिल जाते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय दिल्ली के अंदर दोस्तों कोविड चल रहा था। दिल्ली के अंदर क्या, पूरे भारत के अंदर अर्थव्यवस्था दिल्ली की चरमरा चुकी थी। अब आप बोलोगे दिल्ली क्या, सबका हाल यही था, लेकिन दिल्ली का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि कभी कभी लॉकडाउन हल्का खुला, नहीं खुला, कभी बंद हुआ, और हर स्टेट के लोग दिल्ली में आते हैं इलाज करवाने के लिए, और दिल्ली का बजट काफ़ी सीमित होता है। और उस समय भी जब कोविड था, उस समय भी दिल्ली सरकार ने जनता को फ्री बिजली भी दी, फ्री पानी भी दिया, ठीक है, जो सुविधाएं थी उसमें कोई भी कटौती नहीं करी। तो जो वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने वो तो निभाया उन्होंने कम से कम उस टाइम पर। अब बजट कम अगर हो गया होगा, क्या पता इनके सामने ये भी प्रपोजल आया होगा। तो मेरा मानना ये है कि भारत की सरजमी से कोई भी स्टेट हो या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना हो, उन सभी जगह लीकर को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। और लीकर कोई भी बेचता हुआ या फिर खरीदता हुआ भी पकड़ा गया तो दोनों के खिलाफ ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको डालो जेल के अंदर, एक बस हफ्ते में एक टाइम इनको खाना दो, बाकी टाइम वो लोग पानी पियेंगे। जी हाँ, क्यों पैसा खर्च करना है भाई सरकार का, उनको खाना खिला के 3 टाइम, 2 टाइम। दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ हो सकती है, जब तक डर नहीं होगा तब तक ज़मीनी हकीकत में बदलाव हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों हम लोग भी मैक्सिमम जो लोग हैं ना, जो निकलते हैं बाहर अपना व्हीकल लेकर के, अपना वाहन लेकर के, जो हेलमेट लगाते हैं, वो इस डर से बहुत ही कम लोग लगाते हैं कि उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अपने बचाव के लिए बहुत कम लोग लगाते हैं हेलमेट। मैक्सिमम लोग लगाते हैं हेलमेट कि भैया कहीं हमारा चालान ना कट जाए, इस डर से बस। आज भी काफ़ी सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पर लोग बिना हेलमेट के बिंदास अपने स्कूटर, अपना बाइक, अपनी स्कूटी निकाल लेते हैं, बिल्कुल बिंदास। ऐसी काफ़ी स्टेट हैं जहाँ पर अगर आप दोस्तों को वीडियो करोगे या फिर कोई भी अपनी बाइक टैक्सी करते हो तो वो आपको हेलमेट पहनने के लिए देगा भी नहीं। अरे कुछ नहीं होता, चलो ऐसे ही, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। सोचिए, ये तो हाल है। तो डर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे महिलाओं के ऊपर होने वाला जो भी अत्याचार है, अगर धरती पर एक बार डर पैदा हो जाएगा ना, तो ऐसे अत्याचार की संख्या अपने आप ही रुक जाएगी। इस पर आपका विचार क्या है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस व्यक्ति ने गवाही दी थी और ईडी ने सेक्शन 50 के तहत इस पर एक्शन लिया था, अरविंद केजरीवाल जी को घर से गिरफ्तार कर लिया गया था रात को 11 बजे के आसपास। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 50 है इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब सेक्शन 50 के आधार पर ईडी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और जिस व्यक्ति ने गवाही दी थी ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है। असली खेला ये चल रहा है।
एक्चुअली बीजेपी ना विधानसभा चुनाव का सामना नहीं कर रही है, नहीं करना चाहती, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। इसलिए लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो मुलाकात हुई है, इस दौरान एक तर्क और दिया गया है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और दोस्तों ये बात किसने कही है? बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक जो है 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिली थी, तब इन्होंने ये बात उनसे कही। और विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से हर बारिश में दिल्ली के जलमग्न होने की बात की और इन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने का जिक्र किया। तो ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और इसके रिवर्स में आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता संजय सिंह जी लिखते हैं कि भाजपा तय करे कि उसे दिल्ली में आज हारना है या फिर 4 महीने बाद, और भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है और चुनाव की घोषणा कर दे, हम पीछे नहीं हट रहे। दोस्तों नेताओं के अंदर ना कहीं विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, मैं ये मानता हूँ, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। अगर हम आम जनता दोस्तों अगर एक फील्ड से हताशा अगर हम हासिल कर लेते हैं, अगर किसी फील्ड की वजह से अगर हम जेल के चक्कर काट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमारे अपने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको रोक देते हैं, भाई तो ये फील्ड छोड़ दे, तो कोई और काम पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज, तो उससे हट जा। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया बॉम्ब ब्लास्ट में। इनके जो सभी के सभी जो परिवार वाले लोग हैं उन सबकी हत्या की गई थी, ये हम बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हिम्मत नहीं हारे। मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय से जेल के अंदर रहे, वापस आए, इन्होंने बाउंस बैक किया, ये हिम्मत नहीं हारे। केजरीवाल जी भी वापस आएंगे आज नहीं तो कल, ये तो बात तय है, ये भी हिम्मत नहीं हारेंगे, दोबारा से ये ज्वाइन करेंगे राजनीति को ही। दोस्तों बट आपको इसमें क्या लगता है, क्या वास्तविक रूप से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्या लगता है आपको कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, क्या वो सही काम नहीं कर रही है? ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस तो इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।